बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मसूद अहमद और आप देख रहे हैं लॉ लेंस। आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से है, वो है डावर। डावर क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर में अपना मैरिज के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से अगर देखें तो सबसे पहले मैरिज होती है, तो फिर मैरिज के बाद डावर होती है। फिर इस तरीके से ये सिलसिला चलता आ रहा है। फिर आखिर डावर होता है, डावर के बाद डिवोर्स होता है, फिर खुला भी इसी में आ जाता है। जो आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, डावर। देखिए जी, डावर कहते हैं हक मेहर को। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ में हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे, मुसलमानों की शादियाँ किस तरह होती है, यहाँ पर डावर किस तरह होती है, ठीक है। हक मेहर मुसलमानों के यहाँ शादी होती है तो यहाँ पर एक कंसीडरेशन होती है जिसे डावर कहते हैं। तो देखिए जी, डावर एक फाइनेंशियल गेन है, ठीक है। ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, यानी एक बीवी एक इंटाइटल्ड अपने शोहर से लेती है डावर, ठीक है। बीवी जब भी जिस टाइम भी क्लेम कर सके वो किससे लेता है, अपनी शोहर से ले सकता है, एज अ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क। देखिए, अगर हम डावर का होना क्यों लाजमी है, अगर हम 1400 साल कबल जाए तो उस ज़माने में ये होता था, इस्लाम से कबल लोग औरतों से शादियाँ करते थे। शादी करने के बाद वहाँ पर कोई डावर का निज़ाम नहीं था, ना कुछ था, ना डावर लिया जाता था ना दिया जाता था। तो शादियाँ करने के बाद लोग क्या करते थे, अपनी औरतों को छोड़ देते थे, ठीक है। छोड़ देने के बाद जब बच्चा पैदा होता तो पर मालूम नहीं होता कि किसका बच्चा है और किस तरीके से आया है। तो देखिए जी, जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने बहुत अच्छा निज़ाम यहाँ पर नाफिज किया। तो अगर हम देखें, ठीक है, डावर को हम देखें तो डावर की जो हक है वो किसके पास होती है, वो वाइफ के पास होती है। डावर की हक किसके पास होती है, वो वाइफ के पास होती है। जिस तरीके से अगर हम डिवोर्स की बात करें तो फिर मैरिज में एक राइट हस्बैंड के साथ होती है जो अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है, ठीक है, और दूसरा एक बीवी के पास होती है। वो बीवी की क्या होती है, डावर होती है। अगर कोई भी शोहर तलाक देना चाहे तो फिर वो जो पावर क्या होती है तलाक की, वो शोहर के पास होती है। और बीवी के पास एक ताकत होती है, एक पावर होती है, वो क्या होती है, वो डावर की होती है। बीवी जब चाहे, जहां भी चाहे, जिस टाइम भी चाहे, वो क्या कर सकती है, अपने डावर यानी हक मेहर वो जो है वो क्या कर सकती है, वो क्लेम कर सकती है। तो देखिए, अगर डावर की डेफिनेशन की बात करें एज पर मुल्ला मोहम्मद अल्लाह, इसके बारे में क्या कहता है कि डावर क्या होती है। डावर इज सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी which the wife is entitled to claim from her husband। देखिए, अगर हम डावर की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मुल्ला मोहम्मद अल्लाह क्या कहता है कि डावर इज सम ऑफ मनी। तो फिर क्या है, एक कंसीडरेशन है। किस सूरत में, मनी की सूरत में कंसीडरेशन है, पैसे की सूरत में कंसीडरेशन है, या अदर प्रॉपर्टी। देखिए जी, यहाँ पर अदर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जब भी कोई बंदा जहाँ पर कहीं पर शादी हो जाती है उनकी, तो फिर डावर की सूरत में या तो कुछ पैसे वो अदा करता है या फिर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होती है जो हक मेहर के खातिर वो अपनी बीवी को देता है, ठीक है। विच द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम हर हस्बैंड। यहाँ पर जो वाइफ है वो क्या है, उसकी हक है, वो जब भी चाहे, जिससे भी चाहे, क्या कर सकती है, वो अपनी डावर या हक मेहर वो क्या कर सकती है, वो क्लेम कर सकती है। तो अदर प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, अगर वाइफ के पास, इससे आगे हम पढ़ेंगे, अगर वाइफ के पास हस्बैंड का कोई भी प्रॉपर्टी वाइफ के पास डिटेन है, वाइफ ने रोका हुआ है, तब तक वाइफ उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं करती जब तक हस्बैंड उसका पूरा का पूरा डावर क्या कर सके, वो अदा कर सके, ठीक है। यानी वाइफ को यह हासिल है कि वो अपनी हस्बैंड की कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, डिटेन कर सकता है, जब तक उसको उसकी जो रकम है, हक मेहर की जो रकम है, वो तब जब तक न मिल जाए तो फिर क्या होती है, वो क्लेम कर सकती है। तो देखिए जी, अगर हम इस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में शादी दो किस्म की होती है, दो तरीके की होती है। एक होती है निकाह और दूसरी क्या होती है, रुखसती होती है। पहले निकाह होती है तो फिर क्या होती है, रुखसती होती है। खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसे मामला पेश आते हैं निकाह के बाद, ठीक है, निकाह होती है तो फिर कुछ साल बाद या फिर कुछ वक्त बाद क्या होती है, रुखसती होती है। अगर दो पार्टीज के दरमियान निकाह हुआ, एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान निकाह हुआ है, तो निकाह कंजमेशन के बाद, कंजमेशन नहीं हुआ है, सिर्फ निकाह हुआ है, तो यहाँ पर अगर डिवोर्स होती है, तो यहाँ पर कोई डिवोर्स होती है, कंजमेशन से पहले डिवोर्स होती है, तो यहाँ पर वाइफ की हक क्या, वाइफ को हम
इस सिलसिले में इस बुनियाद पर क्या हम वाइफ को हक मेहर दे सकते हैं विदाउट कंजम्पशन? कंजम्पशन नहीं हुआ है, क्या हम उसको हक मेहर दे सकते हैं? तो यहां पर होता यह है कि अगर निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है, तो यहां पर हस्बैंड क्या है, हस्बैंड की राइट है, वाइफ की राइट है, हस्बैंड की ड्यूटी है क्या कर सके, यानी डॉवर की जो हाफ रकम है वो क्या कर सकती है, वो वाइफ को अपनी दे सकती है अगर कंजम्पशन नहीं हुआ है। तो देखिए जी, इसका डेफिनेशन हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए, अगर उसकी डॉवर की अगर इंपॉर्टेंस हम देखें, इसकी क्या अहमियत है, तो सबसे पहले इसकी जो अहमियत है वो क्या है, इज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है वाइफ के लिए। दूसरा इसका क्या है, टू प्लेस अ चेक, ठीक है, फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ डिवोर्स। और उसकी जो तीसरी है वो है टू प्रोवाइड फॉर सबसिस्टेंस। तो देखिए जी, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फिर इंपॉर्टेंस में हमारे पास क्या है, एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक है, जो इज्जत की खातिर कोई भी रकम, कोई भी कंसिडरेशन एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, पहली। दूसरा इसका क्या है, टू प्लेस अ चेक फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ डिवोर्स। जिस तरीके से मैंने पहले बताया, हस्बैंड के पास एक पावर होती है, वो कौन सी पावर होती है, वो डिवोर्स की पावर होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देना चाहे, डिवोर्स देना चाहे, तो उसके पास क्या है, रिस्ट्रिक्टेड पावर है, क्या है वो, डॉवर है। हस्बैंड तो फिर तलाक देने से पहले बार बार ये सोचेगा कि अगर मैं तलाक दूंगा तो फिर इसका वजह क्या बनेगा, तो इसको मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, इसका डॉवर मैं अदा करूंगा, ठीक है। तो यानी हस्बैंड डिवोर्स देने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर मैं तलाक दे तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे डॉवर देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड फॉर सबसिस्टेंस। देखिए, इसका मतलब यही है, टू प्रोवाइड फॉर सबसिस्टेंस फॉर वाइफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है, डिवोर्स देने के बाद, ठीक है, तो हस्बैंड क्या है, टाइटल है, हस्बैंड इंटाइटल है, क्या कर सके, हस्बैंड का ये ड्यूटी है कि वाइफ को, यानी जिसकी तलाक हुई है, उसको इतना रकम दे कि वाइफ अपनी इद्दत तक, अपनी वक्त उन पैसों से क्या कर सके, वो गुजार सके। कोई भी वाइफ अगर तलाकशुदा है तो हस्बैंड पर भी ये लाजिम है कि क्या कर सके, कुछ ऐसे कंसिडरेशन डावर की सूरत में दे, तो क्या कर सके, जो वाइफ है इद्दत की जितने भी पीरियड है, उस इद्दत की पीरियड तक वो क्या अपनी वक्त सही मानों में गुजार सके, ठीक है। तो एक बात और ज़हन में रख ले, तो डावर में होता ये है कि अगर कोई भी हस्बैंड मर जाता है, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है, शादी होने के बाद कोई भी हस्बैंड इस दुनिया से रुखसत होती है, चला जाता है, तो चला जाने के बाद सबसे पहली एक चीज उसका कफन दफन करना पड़ेगा, जिसकी तरके से। तरका क्या होती है, जब भी कोई शख्स मर जाता है, मर जाने के बाद उसकी जितने भी किस्म की प्रॉपर्टीज होते हैं, पैसे में शामिल होती है, प्रॉपर्टी शामिल होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे तरका कहते हैं। अगर कोई भी हस्बैंड शादी के बाद मर जाता है, मर जाने के बाद उसके सबसे पहले कफन दफन किया जाता है, फिर उसके तरके से बचने वाली चीज, अगर हस्बैंड ने क्या किया है, हस्बैंड ने डावर अदा नहीं की है, डावर का कुछ रकम रहते हैं, तो तरके से बचने से पहले क्या करना चाहिए, विरासत तब तक तकसीम नहीं होगा जब तक डावर तकसीम करोगे। अगर डावर का कुछ रकम रहता है तो सबसे पहले डावर तकसीम होगी, फिर इसके बाद उसके तरके से क्या होगी, उसकी विरासत तकसीम होगी। तो आज हमने डावर के बारे में पढ़ा, उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी आप क्वेश्चन हो, अगर कोई भी टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, या फिर कोई भी आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।